सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड का गाइज आप लोगों ने जो आंसर दिया मज़ा आ गया। काफ़ी सारे रिसर्चर हमारे बीच में हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छा विस्तार से लिखा, लेकिन उन नए स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने अपने स्तर से अपने स्थान से कुछ ना कुछ प्रयास किया है एंड के बारे में कुछ ना कुछ लिखने का। सो गाइज थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई पर मैंने रिप्लाई भी किया है। कोई अगर छूट गया होगा तो उस पर मैं आज जा करके फिर से रिप्लाई कर दूंगा, मैं देख लूँगा उस लेक्चर को वापस से। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी यूज़फुल हो सके। ग्रामर गाइज कई स्टूडेंट को बार बार डाउट होता रहता है, कई स्टूडेंट बार बार कहते रहते हैं कि सर ये 9th में नहीं आता, ये 10th में नहीं आता, ये 11th में नहीं आता, ये 12th में नहीं आता, सर ये हमारे बोर्ड में नहीं है, सर ये उनके बोर्ड में है। गाइज जब लॉन्ग आंसर राइटिंग करोगे ना, जब इंग्लिश में आंसर्स लिखोगे ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे रूल वहाँ अप्लाई होंगे और तभी जाकर के आप एरर फ्री लैंग्वेज लिख पाओगे, जहाँ पर ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। तो सभी क्लासेस के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हों। अभी ये टॉपिक पढ़ेंगे नहीं, बाद में फिर मैसेज करते रहेंगे कि सर इंग्लिश लिख नहीं पा रहे, सर इंग्लिश लिखना नहीं आ रहा, सर इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्रामर पढ़ नहीं रहे। ग्रामर तो उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिस अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में लगी हुई है। गाइस आधा घंटा दिन का, ज़्यादा थोड़ी, 5-7 दिन के लिए आधा घंटा दिन का निकालना है और उससे अगर आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग हो रही है, लैंग्वेज पे कमांड आ रही है, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या? कोई दिक्कत है क्या पढ़ने में? एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे हमारी लैंग्वेज ही बेटर होगी, हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, राइटिंग स्किल्स और शार्प होंगी। कहीं अगर हम छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे होंगे तो कम से कम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। नहीं तो एक बार में आप लॉन्ग आंसर लिखना या एक बार में आप आर्टिकल्स लिखना कैसे सीखोगे? एक बार में सीख जाओगे क्या? थोड़ा थोड़ा करके ही तो ग्रामर पढ़ा जाएगा। इसीलिए गाइस मैं आपके घंटे सवा घंटे के लेक्चर्स नहीं लाता कि भाई इतना पढ़ा दिया कि लास्ट में जाके सारा ही कंफ्यूजन हो गया, वो काम ना हो, है ना। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा प्रिसाइज चले, इस तरीके से चले कि एटलीस्ट हम लोग लेक्चर से कुछ वैल्यू गेन कर सकें। सो गाइज लेक्चर खत्म हुआ, मतलब ये वाला लेक्चर खत्म हुआ, ये तो भी स्टार्ट होगा। तो सिंटैक्स के बारे में आज हम अपनी जो भी डिस्कशन है, जर्नी है, उसे आगे देखने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से रोमांच आज हमें मिलते हैं, कौन सी चीज़ें पता चलती है कि आज तक हम गलत करते आए लेकिन आज पता चला कि ऐसा नहीं होता है। तो देखिए गाइस 1, 2, 3 या 4 के साथ में अगर डजन, 100 या 1000 जुड़ा हो, किसके साथ? 1, 2, 3, 4 के साथ क्या जुड़ा हो? डजन जुड़ा हो या 100, ऐसा कुछ भी जुड़ा हो तो प्लूरल नाउन के साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि 100, 500, 2 डजन, 5 डजन, 10 डजन, अगर इस तरह का कुछ अगर जुड़ा हुआ होता है तो 1 डजन में तो 1 डजन हो गए। 1 डजन में कितना हुआ? 1 दर्जन। अब 1 दर्जन अगर कोई चीज़ है तो वो तो इसमें चली जाएगी, लेकिन 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त, 1 से ज़्यादा होने पर क्या होता है? प्लूरल नाउन के साथ सेंटेंस में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो 5 डजन बुक्स अलग मैटर है और 5 डजन अलग मैटर है। 5 डजन एक यूनिट की तरह अगर यूज हो रहा है, 500 एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है तो सिंगुलर, 5000 एक यूनिट की तरह यूज हो रहा है तो सिंगुलर। लेकिन 500 बुक्स हो जाए, 5000 पीपल हो जाए, तो अगर इनके बाद में जो नाउन आ रहा है अगर वो नाउन प्लूरल हो तो हमें उसे वहां प्लूरलाइज करना है, अन्यथा प्लूरलाइज नहीं करना है अपनी वर्ब को। बात को फिर से समझिए, ध्यान से समझिए। जब भी 500 रुपए की बात हो, लेकिन 500 रुपए एक यूनिट में हो, या 500 की बात हो, रुपए भी छोड़ो, 500 की बात हो और 500 एक यूनिट हो, एक इकाई हो, तो 500 एक इकाई होने पर सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन 500 किताबों की बात हो तो क्या बोलना पड़ेगा? 500 बुक्स।
तो क्योंकि बाद में बुक्स आ गया इस वजह से हम वहां उसे क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, यानी कि यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में होता है तब किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, 5 डजन बुक्स आर हियर सही है या 5 डजन बुक्स इज हियर सही है। इन दोनों में से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, फटाफट से लिखिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लाइव चैट में लिख रहे हैं, किसमें लिखना है इसे, राइट या रॉन्ग किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में। चलो फटाफट से, कमेंट बॉक्स वर्सेस लाइव चैट जो है इस पे भी मैं बात करने वाला हूं, लेकिन आज नहीं करूंगा क्योंकि आज मैं ऑलरेडी दूसरी बात कर चुका हूं। तो कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट में क्या डिफरेंस होता है या क्या दोनों जगह का माहौल रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे फिर कभी। तो 5 डजन बुक्स आर हियर होना चाहिए क्योंकि यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। चलिए गाइस, नीचे वाले एक्सप्रेशंस नोट कीजिए, नीचे वाले एक्सप्रेशंस को देखिए, इनको देखिए। ये आपको 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं, मुझे बताइए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और बताना कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जा करके हमें इसे बताना है। कहाँ लिखना है गाइस, इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। देखें, चलो देखो, अ डजन्स गलत, 100 गलत, 1000 गलत, 2 डजन्स गलत, 500 गलत, 6000 गलत, यानी कि 6 हैं और 6 के 6 ही क्या हैं, इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं, गलत यूजेस हैं। इस तरीके से कभी भी इन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन या फ्रेजेस जो है गलत हैं क्योंकि डजन, 100, 1000 एटसेट्रा इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। सामान्यतया मतलब बेसिकली इनके साथ एस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और पिछले वाले फ्रेम पे हमने क्या देखा, यहां एस, यहां एस, यहां एस, यहां एस, यहां एस, यहां एस, सब में प्लूरल लगा हुआ है, जबकि ये कभी प्लूरल होते ही नहीं है। ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। लेकिन थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, इनका इस्तेमाल तो हम करते हैं, हंड्रेड्स, इस तरीके का प्रयोग तो हम करते हैं। कब करते हैं, तो देखिए, जब डजन, 100, 1000 एटसेट्रा को यूनिट का प्रयोग प्लूरल में फॉर्म में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। सबसे मेन बात क्या है, इसका अर्थ बदल जाता है जब इसका इस्तेमाल किस में किया जाए, प्लूरल फॉर्म में किया जाए। देखो, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, क्या आया हिंदी में अर्थ, हजारों विद्यार्थी या हजारों छात्र पास हो चुके हैं। तो 1000, 2000, 5000 वाली बात नहीं हो रही, हजारों, जहां पर गिन नहीं सकते कि कितने हजार या पता नहीं है कि कितने हजार। डजन्स ऑफ मैंगोज हैव बीन ब्रॉट, दर्जनों आम खरीदे जा चुके हैं। तो कितने दर्जन होंगे, 10, 20, 50, हमें पता नहीं है कितना, एग्जैक्टली नंबर हमें पता नहीं है। डजन ऑफ मैंगोज हैव बीन ब्रॉट, यहां पर यह कहना गलत होगा, डजन ऑफ मैंगोज नहीं बनेगा, डजन्स ऑफ मैंगोज बनेगा, यानी कि दर्जनों आम खरीदे गए हैं या हजारों, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम, जो है हमारा एक्सप्रेशन बनेगा कि हजारों की तादाद में जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा पास कर चुके हैं या एग्जाम पास कर चुके हैं, राइट। तो जब भी हम कहते हैं थाउजेंड्स, डजन्स, तो इसका मतलब क्या निकलता है, हजारों या दर्जनों के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है। तो जब प्लूरल प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आज के बाद 1000, 100, डजन्स, इस तरह के वर्ड्स में, मिलियंस, बिलियंस, इस तरह के वर्ड में कोई गलती करेगा क्या, नहीं करेगा आज के बाद कभी भी। सभी कलेक्टिव नाउन्स, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, समूहवाची संज्ञा है, सामान्यतः प्रायः क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एक वचन में रहते हैं। बेशक उनके बाद ऑफ आए, चाहे उनके बाद ऑफ आए और उसके बाद वस्तुएं या व्यक्ति जिनसे वे ग्रुप बना रहे हो उल्लेखित हो, यानी कि उसके बाद में उन वस्तुओं का नाम आ जाए या उन व्यक्तियों का नाम आ जाए जिनका ग्रुप वो दर्शा रहे हैं। देखो, कलेक्टिव नाउन का मतलब ही समूहवाची संज्ञा है। अब अगर समूहवाची संज्ञा है तो किसी का तो समूह बताएगी। किसका समूह बताएगी, लोगों का, वस्तुओं का, जानवरों का, कुछ ना कुछ तो समूह बताएगी। जैसे कि समूह बता रहा है अ क्राउड ऑफ पीपल, या फिर समूह बता रहा है अ हर्ड ऑफ कैटल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप,
अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स। तो ये सारे के सारे लोग क्या है, ये कैटल्स का समूह बता रहा है, ये सोल्जर्स का समूह बता रहा है, ये थिंग्स का समूह बता रहा है, ये लोगों का समूह बता रहा है, ये वर्शिपर्स यानी कि पूजा या प्रार्थना करने वाले लोग जो है उनका बता रहा है, ये शीप का बता रहा है। शीप का शीप्स तो होता नहीं है, शीप सिंगुलर में भी शीप, प्लूरल में भी शीप, इसलिए बाकी सबके आगे एस लगा हुआ है। इसके आगे एस इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक समान रहता है, और पीपल में तो बात करी थी भैया। फटाफट से कमेंट बॉक्स, अंतर बताइए, पीपल वर्सेस पीपल्स के अंदर अंतर बताइए, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था, आप चाहे तो वहां जाकर के भी देख सकते हैं कि क्या पीपल का पीपल्स होता है या नहीं होता, और होता है तो उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आ जाता है। अगर आपको पता है, आपने वो लेक्चर देखा है, आपको याद है, तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि पीपल और पीपल्स में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, आपके सामने 3 एक्सप्रेशन है, 3 सेंटेंसेस है, बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आप बता सकते हैं यहां पर। चलिए फटाफट से, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3। टाइम लाइन को टैग करना ना भूलें ताकि मुझे पता रहे आपने कौन से वाले का बताया, ठीक है, क्योंकि हर 2-3 मिनट में राइट रॉन्ग आ रहे हैं। तो आप अगर कह देंगे ना सर फर्स्ट वाला राइट, सेकंड वाला रॉन्ग, थर्ड वाला रॉन्ग, तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि भाई ये कौन से वाले का फर्स्ट सेकंड थर्ड है। टाइम लाइन को टैग कर दीजिए, नहीं तो कलेक्टिव नाउन्स लिख दीजिए कि कलेक्टिव नाउन्स वाली जो फ्रेम है उससे आपने आंसर दिया है। देखते हैं, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज, ठीक है, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स आर, ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल इज, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, थर्ड हमारा करेक्ट है, क्योंकि रेजिमेंट ऑफ सोल्जर का मतलब है कि सारा एक समूह है, और एक समूह है तो हमेशा क्या रहेगा, यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर बन जाएगा और वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगेगी। यहाँ सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गया लेकिन वर्ब प्लूरल होने की वजह से गलती हो गई। यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमारी क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर ये 2 सही हैं, और ये बीच वाला जो सही स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एसएस का रूल फॉलो नहीं हुआ, गलती से यहाँ एसपी हो गया है, जबकि हमें रूल किसका फॉलो करना था, हमें रूल फॉलो करना था एसएस का या पीपी का। तो दोनों में से एक ही रूल फॉलो करेंगे, दोनों को मिक्स या मर्जअप नहीं करना है। अगर यदि ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, एवरीवन ऑफ आ जाए या वन ऑफ आ जाए, तो उसके पश्चात यदि प्लूरल नाउन आता है, यानी कि जो संज्ञा आ रही है, जो वर्ड आपका आ रहा है, अगर वो प्लूरल है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। चाहे नाउन प्लूरल हो लेकिन इनके साथ मिलकर के जो सब्जेक्ट बना रहा है वो कैसा माना जाएगा, सिंगुलर। और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, एसएस। तो भैया ये ऊपर वाले वर्ड्स याद रख लो, बोलते चलो मेरे साथ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ के बाद में अगर क्या आ जाता है, प्लूरल नाउन आ जाता है, तो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और वर्ब सिंगुलर आती है। अरे भैया 1 2 3 4 5 6, फटाफट से रूल पढ़ो, फटाफट से टाइमलाइन को टैग करो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो कमेंट करके बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट। आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैंने कही है कि ओनली 100 स्टूडेंट्स के कमेंट होने चाहिए मेरे पास। केवल मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि 100 स्टूडेंट कमेंट करें। अब भले ही नंबर ऑफ कमेंट ज्यादा हो जाते हैं लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी 100 नहीं पहुंच पाए। आप चाहो तो पिछले वीडियोस में जाकर के काउंट कर लो, 100 स्टूडेंट्स नहीं है जो कमेंट कर रहे हैं। एक ही स्टूडेंट अगर 5-6 बार कमेंट कर रहा है, 7-8 बार अलग अलग क्वेश्चंस पे कमेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ कमेंट्स तो ठीक है बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे। 100 स्टूडेंट, इस टॉपिक में मुझे केवल 100 स्टूडेंट्स के कमेंट काउंट करने हैं, जहां मैं एक एक स्टूडेंट के नाम से देख सकूं कि 100 स्टूडेंट वहां पर हैं।
तो गाइज फटाफट से जाइए, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पर आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात मुझे मिल गया यहाँ पे ईच ऑफ, और उसके बाद में मुझे नाउन मिला दीज बॉयज। तो दीज तो मेरा प्रोनाउन हो गया, लेकिन ये मेरा नाउन हो गया, और मेरा नाउन कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि बॉयज लिखा हुआ है। लेकिन ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ मेरी वर्ब क्या है, वो भी सिंगुलर है। तो एसएस का रूल फॉलो हो गया, मेरा आंसर सही। एवरी वन ऑफ, तो एवरी वन ऑफ मुझे यहां से मिल गया। एवरी वन ऑफ के बाद आ गया देम। देम मेरा प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन किस तरह का प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब मेरी कैसी आई है, सिंगुलर आई है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अगर फ्रेज है एवरी वन ऑफ देम, तो ये मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा है, ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, राइट, करेक्ट। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, तो ईच ऑफ आ गया, उसके बाद माई फ्रेंड्स में फ्रेंड्स आ गया, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, नाउन मेरी प्लूरल, लेकिन वर्ब मेरा सिंगुलर, और इस तरीके से मेरा आंसर ये करेक्ट है। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स वर, अब यहां गड़बड़ हो गई, नाउन मेरा प्लूरल, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, वर्ब मेरी प्लूरल, दिक्कत हो गई। एस पी आ गया, एस एस आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, एस एस आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, एस और पी आ गया। सेम कंडीशन, वन ऑफ देम, देम मेरा प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन इसी के साथ में अगर मैं देखूं कि पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट आता है वन ऑफ देम हैव, बात वही आ गई जो नंबर 4 में थी, प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि आगे वन ऑफ आ गया, और वर्ब जो आई है वो कैसी है, ये प्लूरल, तो एस एस तो हो गया डिस्टर्ब, और एस पी हो गया, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट है। तो अगर करेक्ट की बात करें तो 1 2 3 एंड 5 ये मेरे करेक्ट हैं, और साथ ही साथ मेरे 4 और 6 जो है वो इनकरेक्ट है ना। कई स्टूडेंट ने एक सारे एक जैसे देख करके ऐसा कर दिया होगा, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। बहुत शाणे हो रहे हो बेटा, तुम्हारे से ज्यादा शाना हूं मैं, पहले ही मामला गड़बड़ करके लाया हूं घर से ही कि अब जो ऐसे चलेगा ना कि एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, उसको तो मैं पकड़ लूंगा बीच में ही, उसको तो नहीं बचने दूंगा। जब किसी वाक्य में अदर या अनदर के बाद में कोई नाउन आए, तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिटर्मिनर्स आ गए, पहला आ गया अदर, दूसरा आ गया अनदर। तो अदर और अनदर के बाद में कोई नाउन आए तो ध्यान रखना, अदर के बाद प्लूरल नाउन आएगी और प्लूरल ही वर्ब आएगा, अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। तो अदर के बाद प्लूरल नाउन, यानी कि अगर सीधा सीधा मैं आप लोगों के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखते हो आप लोग, अदर प्लस नाउन कैसी, प्लूरल, प्लस वर्ब कैसी, प्लूरल, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलकर के मेरे सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। इसी जगह पर अगर मैं बात करूं अनदर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अनदर की, तो अनदर प्लस नाउन जो आएगी वो सिंगुलर, उसके बाद वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, मेरे सब्जेक्ट को करेंगे सिंगुलर, और इसके साथ आने वाली वर्ब भी फिर सिंगुलर हो जाएगी। चलिए 2 एक्सप्रेशन है आपके सामने, बताइए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपके हिसाब से। देयर से शुरू हो रहा है, देयर का भी रूल हमने फॉलो किया था कि देयर जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर के किस तरह की चीजें बताता है या किस तरह की चीजें नहीं बताता है, इसके बारे में भी याद है मुझे, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है। चलो कमेंट अभी नहीं करवाऊंगा, आपकी मर्जी हो, आप बताना चाहो देयर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो क्या रूल अप्लाई करता है या किस तरीके से सेंटेंस को अफेक्ट करता है, वो चाहे तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इसका केवल एक आंसर चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। तो यहां पर देखिए सो मैनी अदर स्कूल्स, तो अदर अगर आता है तो उसके बाद में नाउन कैसी, प्लूरल, ठीक है, और क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, और ये भी क्यों, सो को भी लो ना इसमें, इस बेचारे ने क्या पाप किया है भाई, इसे काहे बाहर छोड़ें, ये भी तो यहाँ एडवर्ब की तरह काम ही आ रहा है जो हमारे
पूरे के पूरे सेंटेंस को बना रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ हमारी वर्ब क्या हो गई, वर्ब भी प्लूरल हो गई। सेम कंडीशन में अनदर स्कूल आया है, तो अनदर स्कूल क्या है, अनदर स्कूल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में इज आई है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो गई है। यानी कि राइट और रॉन्ग के बेस पे देखा जाए तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। दोनों में से कोई भी सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों इस रूल का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या इस रूल का पालन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग यहाँ रूल जो डिस्कस करेंगे वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। तो कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं, कुछ ऐसी नाउन्स होती है। नाउन्स कैसी हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। बेसिकली जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इन्हें लिख देता हूं अनकाउंटेबल नाउन, है ना, शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हुआ चलता हूं हमेशा। तो अनकाउंटेबल नाउन्स है, ये कौन कौन सी है, फर्नीचर है, लगेज है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, वर्क है, नॉलेज है, इक्विपमेंट है, बिहेवियर है, सीनरी है, ट्रैफिक है, फ्रूट है, इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूजिक है, प्रोग्रेस है, वेदर है, नॉनसेंस है, सेंस है। ये सारी की सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का क्या तात्पर्य है, सीधी सीधी बात, ऐसी कोई संज्ञा जिससे संबंधित चीज को गिना ना जा सके। क्या ना किया जा सके, जिसे गिना नहीं जा सकता। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम चीजों को गिन लेते हैं ना, वैसे इनमें से किसी भी चीज को नहीं गिन सकते। इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनके कभी प्लूरल नहीं बनते। फर्नीचर को एट फर्नीचर्स लिखना गलत है, जैसा कि देखो यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल में ही है ना, क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर्स। तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि उसमें एस लगा करके उसे प्लूरलाइज करने की कोशिश की गई। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरीके से लिखना पूरी तरीके से गलत है। इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ए या एन का मतलब होता है एक। जहां पर भी आ जाता है ना, अ बॉय एक लड़का, अ पेन एक पेन, हाँ, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां पर भी ए और एन का प्रयोग होगा हिंदी में उसका अर्थ निकल जाता है एक। जिस चीज को गिन नहीं सकते उस चीज को एक कैसे कहोगे भाई, गिनने जिसको गिनोगे उसी को तो कहोगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो गिनते हैं। तो अगर किसी चीज को गिन ही नहीं सकते तो उसे एक कैसे कहोगे, नहीं कह सकते। तो वहां पर ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अनकाउंटेबल नाउन अगर एज अ सब्जेक्ट आती है तो सब्जेक्ट सिंगुलर और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। सीधा सा मामला है कि सब्जेक्ट में अनकाउंटेबल नाउन है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, उसके साथ आने वाली वर्ब भी एसएस का फॉलो कर लो भाई, एसएस का रूल फॉलो कर लो और कुछ नहीं। इन्हें काउंटेबल बनाने के लिए इनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें से मेरे पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आया तो अपने आप इंफॉर्मेशन वाला सेंस बन जाता है। अ पीस ऑफ पैकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक पैकेट था डॉक्यूमेंट्स का, उसमें से एक पीस मुझे मिला है। एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल का मतलब यहाँ पर ए अंधा वाला आर्टिकल भी नहीं है, लंबा लिखने वाला आर्टिकल भी नहीं है। जैसे कि कोई भी फर्नीचर से संबंधित एक चीज हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे सोफा हो, चाहे डाइनिंग टेबल हो, तो एक आर्टिकल है ये। आर्टिकल का मतलब वस्तु। फर्नीचर की श्रेणी में आने वाली जितनी चीजें हैं उनमें से कोई एक वस्तु या कोई एक फर्नीचर, एक फर्नीचर कहना गलत है लेकिन मैं क्या करूं, हिंदी में वैसे ही बोला जाता है इसलिए बोल रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग इसे प्लूरलाइज कर सकते हैं, या प्लूरल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में अ पीस ऑफ के साथ में कर लिया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलता है एग्जाम्पल्स में बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों में से कौन सा आपको ठीक लगता है, फर्स्ट एंड सेकंड में से कौन सा सही है भैया, कौन सा गलत है। मैं हट जाता हूं फ्रेम में से ताकि आप अच्छे से देख पाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्क के साथ इज होना ठीक है क्या, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अ पीस ऑफ एविडेंस जो है उसमें भी हम लोग सिंगुलर का ही प्रयोग
करेंगे, क्योंकि अ पीस ऑफ एविडेंस में जो एक पीस मिला है एविडेंस का उसकी बात हो रही है, बहुत सारे पीसेस जो बाकी हैं उनकी बात नहीं हो रही। वो केवल वो सेंस देता है। मैंने लास्ट फ्रेम पे भी कहा ना कि काफी सारा था, उसमें से थोड़ा मिला है, तो सेंस बाकी का जो बचा हुआ है उसको लेकर के सेंस बनेगा। जो मेरे पास है वो प्लूरल नहीं हो जाएगा, वो तो सिंगुलर ही रहेगा। तो इसलिए यहां पर इस भी सही है, यानी कि एग्जाम्पल्स में दोनों ही एग्जाम्पल मेरे करेक्ट हैं। ऐसे ही एक यहां पर एक रूल और है, बहुत छोटा सा रूल है, एज फॉलोज। अब एज फॉलोज जो है ये एक फ्रेज है। क्या है ये? एक फ्रेज है। फ्रेज कहा जाता है वाक्यांश को, किसी भी वाक्य का एक अंश जो अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखता है, वाक्यांश कहलाता है। उसकी जगह एज फॉलो नहीं कर सकते, एज फॉलो लिखना गलत है, एज फॉलोज ही रहता है हमेशा, क्योंकि ये बना हुआ ही इसी तरीके से है। इसको आप सिंगुलर नहीं कर सकते कि यार फॉलो जो है वो तो एक तरह की वर्ब होती है, उसको हम सिंगुलर कर लेते हैं, प्लूरल कर लेते हैं, एस हटा के प्लूरल बना ले में, या फॉलो करना जो है वो एक तरह की नाउन है तो एस लगा करके प्लूरल कर ले में। ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा है और ऐसा ही रहता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके सामने राइट एंड रॉन्ग है, फटाफट से, मुझे लगता है ये तो 30 सेकंड भी नहीं लोगे इसको, तो अभी बता दोगे। छोटा सा रूल, छोटा सा मामला, कमेंट बॉक्स में फटाफट से ये चुटकी बजी, ये सॉल्व हुआ यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अब तो हम चौथे लेक्चर में हैं भाई, अब तो नेचर इतना समझ में आने लग गया होगा टॉपिक का कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें होगा, हाँ ठीक है चलो डन, हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, चलो ठीक है डन। अब तो इतना नेचर समझ में आ गया होगा टॉपिक का कि फटाफट आंसर होने चाहिए। अब तो यूं देखिए, हमें तो इन सबसे कोई मतलब है ही नहीं कि इस लग रहा है, आर लग रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल एज फॉलोज और एज फॉलो को देखना है। एज फॉलोज है तो सही है, एज फॉलो है तो इनकरेक्ट है, इतनी सी बात है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि एज फॉलोज लिखना गलत है और भैया यहां पर लिख दिए एज फॉलो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अ नंबर ऑफ, बहुत ही शानदार चीज, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ मैं कह रहा हूं, इसके आगे तो भैया आंख बंद करके इंपॉर्टेंट लिख लो। क्या लिखना है इसके आगे? इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बिना ज्यादा दिमाग लगाए कि इसके आगे इंपॉर्टेंट आपको लिख लेना चाहिए। आगे देखिए गाइस, इसके अंदर क्या है? अ नंबर ऑफ बहुत को प्लूरल माना जाता है, इसी के साथ यानी इसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां लिख लेता हूं, अ नंबर ऑफ प्लस इसके साथ जो भी नाउन या जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। प्लस इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सेम कंडीशन में अ की जगह अगर मैं केवल एक चीज चेंज कर देता हूं, द नंबर ऑफ, क्या कर देता हूं? द नंबर ऑफ, तो इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर आएगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आनी चाहिए। द नंबर ऑफ, संख्या को सिंगुलर माना जाता है, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है कि हमेशा सिंगुलर रहता है, यानी कि इसके साथ आने वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ आने वाली जो ये वर्ब है वो वर्ब हमेशा क्या रह जाएगी? वर्ब हमेशा सिंगुलर रह जाती है, और इसी वजह से हमारा ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर माना जाता है। आपके सामने यहां पर दो एग्जाम्पल्स हैं, मुझे बताइए दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत। जो सही है वो सही बताइए, जो गलत है वो गलत बताइए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस फॉर्मेट का कौन पालन कर रहा है और इस फॉर्मेट का कौन पालन नहीं कर रहा है, कौन एसएस का पालन कर रहा है, कौन एसएस का पालन नहीं कर रहा है। फटाफट से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ हमेशा बहुवचन को बताएगा, ये बहुवचन का नाउन भी आ गया और ये बहुवचन की वर्ब भी आ गई, यानी कि सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, काम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये हमारा पूरा का पूरा जो वाक्यांश है, ये हमारा का पूरा जो फ्रेज है, ये फ्रेज इसे सिंगुलर बना देता है क्योंकि द आ गया और इसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं।
एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों ही एग्जाम्पल हमारे करेक्ट हैं, इनमें से एक भी इनकरेक्ट नहीं है। नोट, नीचे जो चीज लिखी हुई है उसे आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जब भी बहुत के अर्थ में बोलना हो कि बहुत सारे लोग आए थे तो अ नंबर ऑफ पीपल बोल दीजिए, लेकिन जब संख्या के अर्थ में आएगा कि इतने ही लोग आए थे तो द नंबर ऑफ हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिक्स होने की वजह से समूह का भाव प्रकट करने लगता है और एक वचन हो जाता है पीछे हटके। और जब कहते हैं बहुत लोग आए थे, अब बहुत लोग तो कितने, बहुत तो बहुत बहुत का तो यही है, बहुत के तो बहुत हैं, फिर तो उसका तो अपन कभी पता नहीं लगा सकते कि ये बहुत में वास्तविकता में कितने बहुत हैं, तो ये चक्कर यहाँ पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, लंबे समय तक आप इस चीज को कंटेन कर पाए। तो अ नंबर ऑफ बहुत सारे लोग आए थे, द नंबर ऑफ जितने बुलाए थे उतने ही आए थे, तो समूह बन गया, समूह बनने की वजह से सिंगुलर हो गया। हालांकि ये फैक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए तरीका ठीक है, याद रखने के लिए तरीका ठीक नहीं है। अ लॉट ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ और प्लेंटी ऑफ। अगर किसी भी नाउन से पहले अगर इनका प्रयोग हो रहा है, अगर इनका प्रयोग हो रहा है तो इनके बाद, इन सब के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन होगा प्लूरल। कैसा होगा? वो नाउन प्लूरल होगा और वो नंबर को रेफर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल या नंबर आर, तो यहां पर नाउन प्लूरल होने की वजह से क्या हो गया, सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल होगा और उसके साथ आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये किसी भी संज्ञा को क्या कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं। किसी भी विषय को, किसी भी कर्ता को ये प्लूरल कर देते हैं। एग्जाम्पल्स है आपके सामने, 2 ही एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है, वैसे तो 3 एग्जाम्पल है। चलिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जांपल्स में क्या आएगा आप बताइए। सेकंड वाले एग्जांपल में आपको 2 सेंटेंस मिले हैं, दोनों सेंटेंस का बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। इसको अपन अपनी पहचान के लिए ऐसे लिख लेते हैं, ये सेंटेंस ए है, ये सेंटेंस बी है, ताकि कमेंट करते समय गड़बड़ ना हो। हालांकि कुछ गड़बड़ होनी नहीं है इसमें, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसे मेरा असफल प्रयास कह सकते हैं कि सस्पेंस क्रिएट सर हुआ नहीं, आपने इस बार कोशिश की लेकिन इस बार हम बच गए, सस्पेंस क्रिएट हो नहीं पाया उस तरीके से। चलिए तो देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल में मोस्ट ऑफ आ गया, उसके बाद में पीपल आ गया, हमारा क्या है, प्लूरल नाउन आ गया। उसके बाद में जब हमारी वर्ब की बात आई तो वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज प्लूरल, पीपी फॉलो हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर पुअर। अगला है सम ऑफ द डॉग्स वर ब्लैक। तो सम ऑफ द डॉग्स प्लूरल, वर प्लूरल। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड मैन। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, किसके लिए, लोगों के लिए। तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज क्या हो गया, प्लूरल, और आर भी क्या हो गया, प्लूरल। अगला हमारा एक स्टेटमेंट है देयर वर अ प्लेंटी ऑफ पेन्स। तो प्लेंटी ऑफ पेन्स जो है क्या हुआ, प्लूरल, और वर जो है वो भी है प्लूरल। तो देखा जाए तो सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों सही हैं। थोड़ा सा मर्ज करके लाए हैं इसे ताकि 2 सेंटेंस एक साथ आप देख सके, कंपैरेटिवली आप उसे देख सकें। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं, लेकिन जब वे क्वांटिटी या अमाउंट को रेफर करते हैं, लेकिन यही सारे के सारे शब्द, यही सारे के सारे शब्द यहां पर नाउन को रेफर तो कर रहे हैं, लेकिन ये नाउन कैसा है, ये नाउन है काउंटेबल नाउन। ये नाउन कैसा है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये रूल यहां पर ऐसा बना। लेकिन जब वे क्वांटिटी अथवा अमाउंट को दर्शाते हैं, क्वांटिटी अथवा अमाउंट का मतलब क्या है, मात्रा अथवा परिमाण। किसे दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है। तो मात्रा या परिमाण जो है यानी कि क्वांटिटी को दर्शाएगा, नंबर को नहीं दर्शाएगा, संख्या को नहीं दर्शाएगा। तो इसका मतलब नाउन कौन सा बनाएगा, नाउन बनाएगा अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि जिन भी चीजों को नापा जाता है, मापा जाता है, तोला जाता है, ये सारी की सारी चीजें जिनको किसी इकाई के माध्यम से दर्शाया जाता है, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल होती है, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाती हैं। और जिन्हें ना नापा जाए, ना मापा जाए, ना तोला जाए, केवल महसूस किया जाए, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो
परिमाण लिखने की कोशिश करते हैं और परिमाण की जगह क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है। तो आप लोगों से भी कभी अगर ऐसी गलती हुई है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे से कई बार हो जाती है ऑफलाइन क्लास के अंदर और फिर देखते रहे यार ये क्या लिख दिया, तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो जब भी ये रेफर करते हैं तो सिंगुलर माना जाता है, यानी कि जब भी अ लॉट ऑफ और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगी, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगने पर वो उसे क्या बना देता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बना देता है, इसीलिए उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होती है। फटाफट से आपके सामने 2 एग्जाम्पल है, बता दीजिए सही है कि गलत है। तो मनी और हसल बसल ये हमारे सब्जेक्ट हैं, वॉज और वॉज ये हमारी वर्ब्स हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब यानी कि एसएस का रूल हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है गाइस। नेक्स्ट चलिए, आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आगे के लिए एक काम दे देता हूँ, एक काम सोच रहा हूँ कि छोटा सा एक रिसर्च का टॉपिक दे देता हूँ। तो आप मुझे रिसर्च के टॉपिक में ये बताइएगा कि मच और मोर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मच मोर और एक और ले लो इसके साथ, इसका एक इसी का भाई है छोटा भाई, मैनी। मच मोर और मैनी, एक तो इन 3 का बताइएगा और साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा आइदर और, नाइदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या जानकारी है, वो मुझे बताइए। आप जैसे भी, जहां से जो भी समझते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप बता सकते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, रिसर्च करके पढ़ के बता सकते हैं। अगर वर्तमान में कितना पता है वो शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कमेंट करना मत भूलना। सी यू।